आज हम समझेंगे स्टार्टअप के फाइनेंशियल सिस्टम का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यानी एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट होती है जिसमें आपके बिजनेस के सारे फाइनेंशियल कैटेगरीज प्री डिफाइंड होते हैं, लाइक सेल, परचेज, एक्सपेंस, टैक्स पेमेंट, सब कुछ प्री डिफाइंड अकाउंट्स के हेड के अंदर क्लासिफाई होता है। अगर आपका सीओए लाइक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पुअरली स्ट्रक्चर्ड है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है तो बिजनेस डिसीजंस क्लियर, लॉजिकल और डेटा ड्रिवन होंगे। चलिए क्विकली समझते हैं कि एक स्टार्टअप को अपना सीओए कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो मैंने इन पूरे स्ट्रक्चर को 5 भागों में ब्रेक कर दिया है, लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस, इनकम। तो स्टार्ट विथ एसेट्स। एसेट्स मतलब जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस का अपना है, बिजनेस के नाम पे हम खरीदते हैं, लाइक फर्नीचर, फिक्सचर्स, एसी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, कैश, बैंक बैलेंसेस, कस्टमर रिसीवेबल्स, जीएसटी इनपुट, क्रेडिट, एडवांसेस गिवन कम एक्सेट्रा। और जो हमारी कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसे हम आईपीआर के नाम से जानते हैं, वो भी हम एसेट्स के अंदर कैटेगराइज कर लेंगे। फिर आता है, चलते हैं लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज के अंदर क्या होता है? लाइबिलिटी के अंदर हमारे होते हैं लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्रेडिटर्स, जीएसटी पेबल, टीडीएस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स एक्सेट्रा। इन सबको हम कैटेगरी लाइबिलिटीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं और लाइबिलिटीज के अंदर भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेड करते हैं। प्रॉपर क्लासिफिकेशन से आपको पता चल जाता है कि रियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कितनी है। रियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कहने का मतलब कि आपको इन शॉर्ट टर्म में कितना पे आउट करना है और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कितनी है। थर्ड हम बात करते हैं इक्विटी के ऊपर। तीसरा कैटेगरी को मैंने इक्विटी रखा है। तो इक्विटी के अंदर क्या होता है? इक्विटी के अंदर आता है शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम्स, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेंड अर्निंग। तो इक्विटी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और फंडिंग रेज करते वक्त ये सेक्शन पर्टिकुलरली इक्विटी बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। तो इसकी अकाउंटिंग, इसका कैटेगराइजेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने कंपनी में जो फंड रेज किया है उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और कैसे है। चौथा कैटेगरी आता है इनकम। इनकम को हम रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इनकम को हम कैसे कैटेगराइज करें, रेवेन्यू को कैसे कैटेगराइज करें? रेवेन्यू के अलग अलग हेड्स हो सकते हैं, जैसे आप सर्विस दे रहे हो तो आपको सर्विस से इनकम आ रही है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल से रेवेन्यू जनरेट हो रही है, कोई अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर रखा है तो आपको सब्सक्रिप्शन इनकम आ रही है, आप कंसल्टेंट हो, कंसल्टिंग फीस भी जनरेट करते हो। सारे इनकम के सोर्सेस को कैटेगराइज कर लिए, सब कुछ एक ही अकाउंट्स में मिक्स मत करिए। क्लीन क्लासिफिकेशन से प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और जीएसटी कंप्लायंस दोनों इंप्रूव होते हैं। लास्ट आता है सर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड करके रखिए क्योंकि एक्सपेंस काफी सारे होते हैं और अगर उसको कैटेगराइज करके हम नहीं रखेंगे तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं लगेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही नहीं दिखेगा। तो एक्सपेंस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? अगर एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस है तो एम्प्लॉय कॉस्ट में डालते हैं, अगर कंपनी को चलाने में जो एक्सपेंस लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डालते हैं, अगर हम किसी लीगल एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंट्स को पे करते हैं तो प्रोफेशनल फी में रखते हैं, कंपनी की मार्केटिंग के लिए खर्च करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस में रखते हैं, टेक्नोलॉजी पे खर्च करते हैं टेक्नोलॉजी एक्सपेंस में रहते हैं, और अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बोरिंग पे कर रहे हैं तो इसको इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर से, इससे आप बर्न रेट कंट्रोल और ऑपरेशन एफिशिएंसी ट्रैक कर पाते हैं। अब सवाल है ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका कारण है कि इसका कारण है कि स्ट्रक्चर्ड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इंश्योर करता है कि आपकी जीएसटी की जो फाइलिंग हो रही है वो एक्यूरेट हो, जो आप टैक्स अपने कंप्यूट किया उसकी कंप्यूटेशन करेक्ट हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो क्लीन एंड नीट हो, क्योंकि आपको ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है। आपको ईयरली ऑडिट करानी होती है तो आप ऑडिट के लिए भी तैयार हो, और आपको अगर फंडिंग चाहिए होती है तो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए भी आपका डेटा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सीईओ को सिंपल रखिए लेकिन स्केलेबल रखिए। अननेसेसरी अकाउंट हेड क्रिएट मत करिए, ऐसा डिजाइन करिए जो कंप्लायंस और फ्यूचर ग्रोथ दोनों को सपोर्ट करता हो। याद रखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उतना ही पावरफुल है जितनी स्ट्रॉन्ग उसके पीछे की स्ट्रक्चर है।
स्टार्टअप छोटा शुरू हो सकता है, लेकिन उसका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डे वन से प्रोफेशनल होना चाहिए। कोई भी स्टार्टअप पहले दिन में बहुत बड़ा नहीं बनता, वो छोटा से शुरू होता है, लेकिन अकाउंटिंग स्ट्रक्चर डे वन से ही प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड अकाउंट से आती है फाइनेंशियल क्लैरिटी, और फाइनेंशियल क्लैरिटी से आती है सस्टेनेबल ग्रोथ।